गुड इवनिंग स्टूडेंट। आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। आज आप लोगों का 10th का मैथ्स है, मैथ्स वन। ओके। और हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था। सबने किया है? 5.2 में किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन 1 2 3 4 5? ओके। 5.3 में? ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, किसी भी इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि मतलब उसका आउटकम्स क्या होगा, और इसी सब के बारे में, सैंपल स्पेस, ये सब के बारे में, सैंपल पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया था। ओके। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की कोई भी इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि लेट अस थिंक ऑफ अ simple experiment. A bag contains 4 balls of the same size. They are okay. Hmm. A bag contains 4 balls of the same size. Three of them are white and fourth is black. You are supposed to pick one ball at random without seeing it. Then obviously possibility of getting a white ball is more. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बैग जो है उसमें 4 बॉल्स रखे हुए हैं। ओके। और 3 बॉल ऐसे हैं जो कि वाइट है, और एक जो चौथा बॉल है वो ब्लैक कलर का है। तो अगर हम उसमें से बिना देखे अगर कोई बॉल पिक करते हैं, तो मतलब ऑब्वियसली आपका जो व्हाइट बॉल है वो आने का ज्यादा चांस है, राइट? तो उसका ज्यादा चांस है, तो उसको हम लोग कैसे मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन और परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला यूज करके हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। जैसे कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है, कहीं भी अगर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को, तो कैपिटल पी और जो इवेंट होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई ए इवेंट है और ए इवेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे पी ऑफ ए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, अब कोई इवेंट है जैसे कि आपका सैंपल स्पेस एस है। ओके, और ए जो है वो आपका कोई एक्सपेक्टेड इवेंट है। ठीक है, वो इवेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, मतलब जो भी इवेंट का सैंपल पॉइंट्स होगा उसको हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट से। ओके, तो ये बेसिक सा आपका फॉर्मूला है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा कि 3 बॉल्स वाइट है और 1 बॉल क्या है, ब्लैक है। ओके,
तो व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं? 3, ठीक है। तो एन ऑफ ए, एक मतलब ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ व्हाइट बॉल को, ओके। और नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 4। तो एनएस का जो नंबर सैंपल पॉइंट्स होगा, टोटल सैंपल पॉइंट्स वो 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज पी ऑफ ए इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। तो एन ए कितना है? वो 3 है, डिवाइड बाई 4। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। उसी तरीके से अगर हमको ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो उसका क्या होगा? एन बी, ओके। बी क्यों लिख रहे हैं? बी हमने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक बॉल के लिए, ओके। तो एन बी इक्वल टू बी, मतलब ब्लैक बॉल कितने हैं? तो 1 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन बी बाई एन एस इक्वल टू 1/4। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन वन कॉइन इज टच्ड। फर्स्ट है आपका गेटिंग हेड। तो अगर हम एक कॉइन को टच करते हैं तो क्या क्या सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड या फिर टेल होगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस इक्वल टू होगा हेड कमा टेल, ठीक है। और एन एस इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पे देखिए हेड टेल 2 पॉइंट्स हैं, जो कि हम लोगों ने बहुत दिनों से इसको पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लेट इवेंट ए बी गेटिंग हेड, मतलब हम हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या होगा? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एच होगा, ठीक है। तो यानी कि मतलब एक ही बार हेड आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो मतलब एक ही बार आएगा। तो ए इक्वल टू मतलब ए का जो है वो सैंपल पॉइंट क्या क्या होगा? एच होगा सिर्फ। तो एन ए इक्वल टू होगा 1, और पी ऑफ ए इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस। तो एन ए कितना है? 1 है, तो 1 रखेंगे। एन एस जो है वो 2 रखेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका गेटिंग टेल। टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल सैंपल स्पेस कितना है? हेड और टेल, मतलब एन एस का वैल्यू 2 है। तो बी इक्वल टू होगा टी, ओके। मतलब टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक ही बार आएगा टेल, ओके। तो देयरफॉर एन बी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन बी बाई एन एस। तो ये एन बी का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 डिवाइड बाई एन एस का वैल्यू 2 है, तो 2 रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। If one die is ruled, then find the probability of each of the following events. Okay, तो अगर हम एक डाई को फेंकते हैं, एक पासा फेंकते हैं, तो क्या होगा? उसमें आपका जो सैंपल स्पेस होंगे वो क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही आपके सैंपल स्पेस होंगे। इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो एन एस का वैल्यू कितना होगा? 6। नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। तो ये बोल रहा है एक इवेंट है, ठीक है। इवेंट ए इसका नाम दे देते हैं। तो इवेंट ए में बोल रहा है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस पे प्राइम नंबर आना चाहिए। तो ए इक्वल टू क्या होगा? कौन कौन सा नंबर इसमें प्राइम है? 1 है क्या? नहीं है। 2 है, तो 2 को लिखेंगे। 3 है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। 4 है, नहीं है। 5 है, तो 5 को लिखेंगे। तो 2 3 5 जो है वो प्राइम नंबर है इस सैंपल स्पेस में। तो एन ए का वैल्यू कितना होगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 3। तो पी ए इक्वल टू क्या होगा? एन ए डिवाइड बाई एन एस। एन ए का वैल्यू 3 है और एन एस का वैल्यू 6, तो 3/6 दैट इज 1/2, ओके। नेक्स्ट है इवेंट बी। इवेंट बी क्या है? इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस पे इवेंट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा इवेंट नंबर है? 2 4 6, ओके। तो 2 4 6 है। तो यहाँ पे आपका एन बी इक्वल टू क्या होगा? 3। पी ऑफ बी इक्वल टू एन बी बाई एन एस। तो एन बी का वैल्यू 3 है, तो 3 रखेंगे। एन एस का वैल्यू 6 रखेंगे। तो ये हो गया आपका 1/2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड। अच्छा, एक चीज इसमें बताओ। मैं एक इवेंट और देता हूँ आपको। हम्म
नंबर on the upper face, number on the upper face is divisible by 3। क्या होगा इसका? डिविजिबल बाई 3। इसका प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। नंबर नंबर ऑन द अपर फेस इज डिविजिबल बाई 3। ये आपका क्वेश्चन है, एक डाई को हम रोल कर रहे हैं, ठीक है। और एक तीसरा इवेंट ये है कि जो नंबर आना चाहिए और डाई पे अपर फेस पे, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसका? 1/3। ओके, बाकी लोग? तो इवेंट सी इसको अगर हम नाम दे देते हैं, तो सी इक्वल टू क्या होगा? सी में 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से कौन? एक 3 डिविजिबल होगा और एक 6 डिविजिबल होगा, ठीक। और देयर फोर एन सी इक्वल टू 2। ओके। और पी एफ सी इक्वल टू क्या होगा? पी एफ सी इक्वल टू एन सी बाई एन एस, एन सी बाई एन एस इक्वल टू 2/6। तो 2/6 जो है वो यहाँ पे 3 होगा, तो 1/3 होगा, ठीक। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। द कार्ड इज ड्रॉन अ रेड कार्ड, और सेकेंड है आपका फेस कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि जब भी कोई वेल सफर्ड पैक होता है, ठीक है, कार्ड का, तो वो नंबर ऑफ, मतलब उसका नंबर कितना होता है? 52। यानी कि सैंपल स्पेस कितने होंगे? 52 होंगे। ओके। अब बात करते हैं रेड कार्ड का। तो रेड कार्ड कितने होते हैं? तो रेड कार्ड जो है वो आपके 26 रेड कार्ड होते हैं। ओके। तो 13 जिसमें हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। तो रेड कार्ड नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं? एन ए इक्वल टू 26। ओके। तो देयर फोर पी ए इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस, और एन ए का वैल्यू कितना है? 26 डिवाइड बाई 52। तो ये हो गया आपका 1/2। सेकेंड है आपका फेस कार्ड। फेस कार्ड हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देता हूं, ताकि आपको हम्म,
ये आपका टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। 26 जो है वो रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। फिर 26 रेड कार्ड में 13 जो है वो हार्ट कार्ड होते हैं और 13 जो है वो डायमंड कार्ड्स होते हैं। ठीक है। फिर 13 क्लब कार्ड्स होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। ओके। और जो भी कार्ड्स होते हैं वो 4 सेट्स होते हैं। ठीक है। वो कौन कौन सा होता है? जो कि ये है आपका हार्ट, डायमंड कार्ड और क्लब, स्पेड। ओके। और जितने भी कार्ड्स होते हैं अलग अलग तरीके का, उसमें 13 कार्ड्स होते हैं जो कि किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8 से लेकर के एस तक। एस को हम लोग वन इक्का बोलते हैं। ठीक है। तो वन से लेकर के 10 तक, फिर किंग, क्वीन और जैक। अब फेस कार्ड किसको बोलते हैं? तो फेस कार्ड हम लोग बोलते हैं किंग, क्वीन, जैक। ठीक है। इसको हम लोग फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। तो तीन, मतलब एक सेट में आपके तीन मतलब कार्ड होंगे, किंग, क्वीन और जैक। तो इस तरीके से 4 सेट्स होते हैं। तो 4 सेट्स में टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? तो 3 + 3 + 3 + 3, 4 × 3 दैट इज 12। ठीक है। तो फेस कार्ड जो है वो 12 होते हैं। और बात करें तो नंबर ऑफ किंग कार्ड कितने होते हैं? तो 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन, 4 कार्ड्स ऑफ जैक। इस तरीके से आपका मतलब प्लेइंग कार्ड्स में इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए, तभी जा करके आपका प्रोबेबिलिटी का अगर कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो सॉल्व हो पाएगा। अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर आपको परेशानी होगा। ठीक है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो एनबी का वैल्यू कितना होगा? 12। तो पीबी इक्वल टू एनबी बाई एनएस। तो ये 12/52। तो ये हो गया 3/13। नेक्स्ट है अ बॉक्स कंटेन्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट्स एंड 2 पेपरमिंट chocolates. Find the probability of each of the following events if one of the chocolates is picked from the box at random. It is coffee chocolate. ठीक है। इट इज पेपरमिंट चॉकलेट। तो क्या होगा? तो जैसे सबसे पहली बात की टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देख लेते हैं कितना है। तो एनएस का वैल्यू कितना होगा? 5 + 6 + 2। तो 5, 6, 2 दैट इज 13। इसको ऐड करने पे फिर इवेंट ए क्या है कि वो कॉफी चॉकलेट होना चाहिए। तो कॉफी चॉकलेट के लिए कितना है? 6 है। ठीक है। तो एन ए इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? एन ए डिवाइड बाई एन एस। ठीक है। तो ये हो गया आपका 6/13। 6 कहाँ से आया? तो ये कॉफी चॉकलेट का है। एन एस कहाँ से आया? तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कि सबको ऐड करने पे आया। ठीक है। फिर इट इज अ पेपरमिंट चॉकलेट। पेपरमिंट चॉकलेट कितने हैं? 2 हैं। तो एन बी इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। तो पी बी इक्वल टू एन बी बाई एन एस इक्वल टू 2/13। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना? किसी को ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई डाउट है? अगर है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज वी विल प्रोसीड। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो आपका लेट्स रिमेम्बर है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी को, तो हमने बात किया था कि उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं या फिर परसेंटेज में लिखते हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी की बात होगी वो या तो फ्रैक्शन में होगा या परसेंटेज में होगा, राइट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1 और 0% to 100%। ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमेशा वो 0 से 1 के बीच ही होगा। ठीक है। और या तो 0 से लेकर के 100 तक अगर परसेंटेज में लिखोगे तो। इफ ई इज एनी इवेंट, अगर कोई इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच होगा और 0 से लेकर के 100% के बीच होगा। इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। कहीं भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं,
डायरेक्ट वो लेट्स रिमेम्बर से उठा करके दे देते हैं, ठीक है। वो दे देंगे कि कोई इवेंट ई है और उसका प्रोबेबिलिटी का रेंज जो है वो क्या होगा, 0 से 1, 1 to 10, ठीक है, ऐसे दे देंगे, ठीक है। 0 < और < 1, ठीक है। अब वहाँ यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, 0 to P, फिर यहाँ पे कर देंगे आपको 10, ठीक है, 0 to 10, या फिर आपको वो लोग दे देंगे 0 to 5, ओके। या फिर वो क्या करेंगे, 0 < फिर < 1, ठीक है, ऐसा भी दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे अगर प्रोबेबिलिटी नील हो, मतलब कि कुछ नहीं हो, ठीक है, तो वहां पे तो 0 होगा, ठीक है। और कहीं पे मान लो कि वो 4 वाइट बॉल हैं, अगर उसमें से अगर वाइट बॉल ही निकालना है हमको, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो वहां पे तो 4, अगर वाइट बॉल है आपके पास किसी बैग में, और उस बैग से आंख बंद करके आप कोई एक बॉल निकालोगे, और मतलब पूछा जाएगा कि वाइट आने का क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो वाइट ही आएगा, क्योंकि 4 वाइट बॉल है और उसमें से एक निकालना है, तो यानी कि 4/4 होगा, तो ये होगा आपका 1, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। तो 1 यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसीलिए ये आपका जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इसीलिए ये आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इससे। जैसे कि एक प्रोबेबिलिटी है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/4, ठीक। तो 1/4 को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 4 को डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक है। तो ये हो गया 0 अच्छा, परसेंटेज में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, 1/4 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25%, ठीक है। एक हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, उसको देखिए। This lesson began with a discussion of 40 cheats with names of plants and each of 40 students picking a cheat. One cheat had the name of basil on it. The probability of any student getting the cheat of basil is 1/40. Uh, student standing first or in the row, anywhere between the probability is the same. तो जैसे फर्स्ट क्लास में जिन्होंने भी, सबको याद होना चाहिए कि मैंने एक डिस्कस किया था एक आपको एग्जाम्पल, जो कि मतलब एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को चीट जो है वो दे, और उसमें हर चीट पे एक अलग अलग नाम लिखा होता है, और कौन से चीठा पे गैस ब्रेक हो रहा है। अब क्लियर है, कौन से चीट्स पे आपका जो है वो फॉसिल नाम का होगा, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी आने का क्या संभावना है, स्टील ब्रेकिंग, ओके। 1 मिनट। अब आवाज आ रहा है क्लियर, कि अभी भी ब्रेक हो रहा है, ओके। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, लेसन के बिगनिंग में ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक एग्जाम्पल, जो कि
एक क्लास में 40 चीट्स दिए जाते हैं और सारे चीट्स पे अलग अलग प्लांट के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और एक ऐसा चीट पिक करना है जिसपे कि आपका बसील नाम का प्लांट लिखा हो। तो बच्चे क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं फर्स्ट पे अगर जाकर के चीट निकालूंगा तो बसील नाम का प्लांट आने का संभावना जो है वो कम है, ठीक है। या फिर जो लास्ट वाला स्टूडेंट है वो सोच रहा है कि किसी ने या मतलब किसी ने भी निकाल लिया होगा, ठीक है, बसील नाम का प्लांट। तो हो सकता है मुझे मतलब जो चिट मिलेगा वो उस पे नहीं होगा। तो क्या ऐसा है क्या? अगर हम प्रोबेबिलिटी का बात कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी चीट्स हैं उस पे अ, बसील नाम का चीट आने के लिए वो सेम प्रोबेबिलिटी होगा सबके लिए, जो कि 1/40 होगा, ठीक है। सबके लिए 1/40 प्रोबेबिलिटी होगा, ना कि जो स्टार्टिंग पिक करेगा उसके लिए डिफरेंट होगा और जो लास्ट में पिक करेगा उसके लिए डिफरेंट होगा। ओके। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट 5.4। आप लोग इसको होमवर्क में करेंगे। कोई डाउट होगा तो मैं डिस्कस करूंगा अगले क्लास में, ठीक है। तो ये आपका 1 से लेकर के 5 तक 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटिस्टिक्स। ओके, तो स्टेटिस्टिक्स शुरू करते हैं आज। प्रोबेबिलिटी में किसी को कोई डाउट है कहीं से भी? अभी तक जो मैंने पढ़ाया है प्रोबेबिलिटी में, कोई किसी को डाउट कहीं पे भी? ओके, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं स्टेटिस्टिक्स, फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, तो स्टेटिस्टिक्स जो है आपने पहले भी पढ़ा होगा, और हम लोग 10th में जो है वो बेसिकली हम लोग मीन, मीडियन, मोड, ये जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल का हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो ग्रुप में होगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, हिस्टोग्राम का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना, और पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, मतलब हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स का यूज कहाँ पे है, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में यूज कहाँ पे है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स के फील्ड में, मेडिसिन, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। काफी ज्यादा मतलब मात्रा में स्टेटिस्टिक्स का आजकल यूज हो रहा है, ठीक है। वो काफी इंटरेस्टिंग है, आप आगे इस पे हायर स्टडीज करोगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। वो कितना इम्पोर्टेंट है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, जो भी आप ग्राफ देखते हो, न्यूज पे देखते हो कि दिल्ली का वेदर का क्या स्थिति है, और कोविड का जो दौर था उसमें आपने रिपोर्ट देखे कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं। उससे हम लोग एक आकलन कर लेते हैं कि मतलब किस तरीके का आगे जो है वो इन फ्यूचर प्रोग्रेस हो रहा है किसी भी चीज का, ठीक है, या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम लोग आकलन एक कर सकते हैं स्टेटिस्टिक्स का यूज करके। An experiment can have many outcomes. To assess the probability of possible outcomes, one has to carry experiment on a large scale and keep the record meticulously. Possibilities of different outcomes can be assessed using the record. For this purpose, rules are formulated in statistics. मतलब ये सारी चीजें के लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, कुछ फार्मूला हम लोगों ने दिया है, ताकि ये सारी चीजों के हम लोग लार्ज स्केल पे हम लोग इसको रिकॉर्ड रख सके और इसको कैलकुलेट कर सके। क्योंकि डेटा जो होता है स्टेटिस्टिक्स का वो काफी लंबा चौड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है। और उसको हम लोग को रीड करना, उसको फिर एनालाइज करना, वो काफी डिफिकल्टी जाती है। तो जैसे कि अभी हम लोग मीन जब हम लोग निकालेंगे, आपने मीन, मीडियन ये सब पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि डेटा जो है वो काफी मतलब
स्मॉल क्वांटिटी में है, 5 6 10 12 ऐसे करके आपको डेटा मिला होगा, ठीक है। उस तरीके से आपने उसको कैलकुलेट किया होगा। आज अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे जो कि उससे ज्यादा डेटा होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक फ्रांसिस गैल्टन हैज डन मच ऑफ फंडामेंटल वर्क इन स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है स्टेटिस्टिक्स में। ही यूज टू प्रिपेयर क्वेश्चनर्स, डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पीपल एंड रिक्वेस्ट देम टू फिल देम अप। वे मतलब क्वेश्चनर सेशन करते थे, मतलब लोगों को क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते थे कुछ कुछ, और उनको बोलते थे उसको भरने के लिए, ठीक है। और फिर उसको कलेक्ट करके ही कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल एंड रिकॉर्डेड देयर बैकग्राउंड, फाइनेंशियल सिचुएशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हेल्थ एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो लोगों से मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और फिर हेल्थ का मतलब क्या स्टेटस है, तो ये सारी चीजों का वो डेटा मतलब कलेक्ट करते थे। और बाय दैट टाइम इट वाज नोन दैट द फिंगरप्रिंट्स ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट, ठीक है। और उसी समय ये जाना गया कि जो भी मतलब पीपल है, सबका जो फिंगरप्रिंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सबका बहुत सारे लोगों का फिंगरप्रिंट इकट्ठा किया गया, फिर सबको मैच किया गया। तो पता चला कि वो मतलब कि दो लोगों का जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है या फिर नहीं मिलता है, ठीक है। वो मतलब मिलता ही नहीं है, आइडेंटिकल नहीं होता है दो फिंगरप्रिंट, ओके। तो ये कैसे पता चला कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का फिंगरप्रिंट चेक किया, और फिर उसके बाद पता चला कि जो दो फिंगरप्रिंट होते हैं डिफरेंट पीपल के, वो मैच नहीं करते हैं। ही कलेक्टेड फिंगरप्रिंट्स ऑफ large number of people and invented a method of their classification. Using statistical methods, he showed that the possibility of fingerprints of two different people being identical is nearly zero, ठीक है। मतलब दो लोगों का फिंगरप्रिंट सेम होना ये मतलब जीरो के बराबर है, ठीक है। मतलब सेम नहीं होता है। दिस रिजल्ट मेड इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई अ पर्सन फ्रॉम हिज फिंगरप्रिंट। और इसी के वजह से मतलब एक तरीके का आप समझो तो ये एक आविष्कार ही था फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा। क्योंकि मान लो कि ये जो मेथड हम लोगों ने शुरू किया, ठीक है, उसी के आधार पे आज आप देख रहे हैं आधार कार्ड बनते हैं। आधार कार्ड किससे आपका लिंक होता है? वो आपके फिंगरप्रिंट से होता है, ठीक है। जहां पे भी आप चाहते हैं आधार कार्ड का नंबर आप दिखाते हैं, वो तुरंत आपके फिंगरप्रिंट से मैच कर लेता है कि आपका नंबर और आप जो हैं वो आप ही का है या डिफरेंट पीपल का है, ठीक है। अगर आप दूसरे का आधार कार्ड लेके जाओगे और अपना फिंगरप्रिंट दोगे तो वो मैच नहीं होगा। डेट मीन्स आपका वो जो आधार कार्ड है वो आपका नहीं है, ठीक है। आप जो दे रहे हो उसको आधार कार्ड, वो आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका जो आधार कार्ड होगा, आपके आधार कार्ड से जो है वो आपका फिंगरप्रिंट मतलब लिंक है, ठीक है। तो जब आप अपना आधार कार्ड दोगे और अपना फिंगरप्रिंट दोगे तो ये मैच होगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है वही आप हो, ठीक है। तो इस तरीके से पहले चीटिंग होता था। चीटिंग कैसे होता था? लोग एग्जाम देने जाते थे और वहां पे क्या करते थे कि जैसे कि एग्जाम किसी और का है और कोई और दे रहा है, ठीक है। और जब फिंगरप्रिंट चेक किया जाएगा तो क्या होगा, ये पता चलेगा जो जिसका एग्जाम है वही दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इससे फिंगरप्रिंट के हेल्प से हमने बहुत कुछ किया है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ identifying criminals was accepted in the judiciary. He had done much work in the field of anthropology of humans and other animals also, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। We usually find a specific property in the numerical data collected in a survey that the scores have a tendency to cluster around a particular score. This score is a representative number of the group. The number is called the measure of central tendency, ठीक है।
In the previous standard, we have studied the measures of central tendency, namely mean, median, mode. Okay, okay. ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मीन जो है वो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल स्कोर्स, जो भी स्कोर्स होते हैं, जो भी आपके पास डेटा होता है, उसको हम लोग सबको ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्कोर से डिवाइड कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्कोर मतलब जितने नंबर ऑफ डेटा होते हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा समेशन ऑफ xi डिवाइड बाई n, ठीक है। तो ये आपका मीन इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। और हम लोग मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। और ये एक तरीके का मीन का मतलब क्या हुआ, ये आपको एक एवरेज डेटा देता है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द नंबर ऑफ स्कोर्स इन डेटा इज लार्ज, जब आपके पास जो भी नंबर मतलब नंबर ऑफ डेटा जो है वो काफी लार्ज रहेगा, तो इट बिकम्स टेडियस राइट ऑल नंबर्स इन द एबव फार्मूला एंड टेक। तो मतलब अगर काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ डेटा रहे तो आपको इस तरीके से सम करना पॉसिबल है, नहीं है ना। तो सो वी यूज सम डिफरेंट मेथड टू फाइंड द सम। तो हम लोग कुछ दूसरा मेथड यूज करते हैं सम करने का। जैसे एक है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में आपका जो है एक टेबल दिया हुआ है। वो किस तरीके से है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पे, टाइम आवर्स फॉर ईच टू कंप्लीट द वर्क। The following table shows the frequency distribution of the time required for each worker to complete a work, ठीक है। मतलब ये दिया हुआ है कि अ, मतलब कोई वर्कर है वो कितना टाइम में अपना काम को कंप्लीट करता है। फ्रॉम द टेबल फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब फॉर अ वर्कर। हमको निकालना है कि कोई भी वर्कर जो है वो, एक वर्कर जो है वो कितने वर्क को कंप्लीट करता है उसका निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि 3 to 19 कंप्लीट करने वाले वर्कर्स का नाम जो है वो है, ठीक है। 20 to 24 में कंप्लीट करते हैं नंबर जो है वो 20 से लेकर के 24 तक कंप्लीट करते हैं। जो कि 9 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। तो डिफरेंट देखने टाइम में वो अपना काम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या, सबसे पहले हम दूसरा टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और दूसरे टेबल में हम एक तरफ क्लास लिखते हैं, ठीक है। एक तरफ जो है वो इसको हम लोग क्लास बना देते हैं, जो कि क्लास दिया होता है। फिर से दोबारा से होना है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि एक हम दूसरा टेबल बनाते हैं, ठीक है, जो कि रेंज होता है, ठीक है। 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 और 35 to 39। और इसमें हम क्या करते हैं, क्लास के बाद एक हम लोग क्लास मार्क बनाते हैं। फिर से ब्रेक हो रहा है। ओके, अब आवाज आ रहा है? इज इट क्लियर नाउ? ओके।
हम्म, एक कॉलम बनाते हैं जिसमें कि क्लास मार्क होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम में क्लास मार्क जो है वो, तो ये रेंज है 15 टू 19, 15 टू 19 एवरेज देते हैं, मतलब इसमें जो 15 टू 19 इसका मिड कौन सा होगा, 17, तो 17 को हमको क्लास मार्क मिलता है। 24 में हम लोग 22 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 22 फिर से हो रहा है। ठीक ठीक है, तो नोट सिंगल वर्ड इज ठीक है, आज हम लोग इतना ही कर देते हैं। और आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग, हेलो, आवाज आ रहा है? आप लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं, ओके। और आपका जो प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग करिए होमवर्क में, और फिर हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है, और कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, बाय, यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।